ओके, सो पहला क्वेश्चन है, apparently I have acted as a terrorist but I am not a terrorist, I am a revolutionary. ये भगत सिंह का कोट है. By taking these words into account, explain what revolutionary terrorism of भगत सिंह really means. मतलब भगत सिंह का जो आइडियोलॉजी था वो क्या था रिवोल्यूशनरी टेररिज्म को लेके. तो काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो हमारा कंट्रीब्यूटर्स का जो सेक्शन है मेंस में, उसी टॉपिक का है. So first of all, revolution terrorist refers to those revolutionaries who disregard with the pacifism of the Congress. ठीक है, जो कांग्रेस को पैसिफाई करती है, खास करके जो मॉडरेट्स होते थे, ठीक है, ब्रिटिश हमेशा उनको पैसिफाई करती थी थ्रू देयर पॉलिसीज, जैसे कि काउंसिल एक्ट हो गया, मॉडल रिफॉर्म्स हो गया, अगस्त डिक्लेरेशन हो गया. तो उन्होंने बिल्कुल इस पैसिफिकेशन पॉलिसी को डिसरिगार्ड किया था. एंड ऑल्सो गांधी फिलोसफी ऑफ अहिंसा, तो ये भी उन्होंने डिसरिगार्ड किया था. रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट, they wanted radical change but at the same but for the same goal, freedom of mother India from britishers. ठीक है, ये उनका मेन जो आइडियोलॉजी था. they did not wanted ahimsa, they did not wanted the pacification thing and they wanted freedom and radical changes. ठीक, okay. Bhagat Singh was one of such revolutionary from whom the revolution was no longer equated with militancy and violence. Its objective was national liberation, but beyond that a new social order was to be achieved. तो आप जब भी आंसर लिख रहे हो हमेशा एक कीवर्ड्स याद रखना. ठीक है, नेशनल लिबरेशन और एक नया सोशलिस्ट ऑर्डर होना जरूरी था. वो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी और वायलेंस से ज्यादा था. ठीक है, दैट इज वाई पंजाब नौजवान सभा एस्टेब्लिश हुआ था टू कैरी आउट द कंस्ट्रक्टिव वर्क फॉर यूथ पीजेंट्स वर्कर्स. फिर एचएसआर हुआ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी, जो सचिन सान्याल ने पहले एचआरए किया था. फिर सोशलिस्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आया, तो यहाँ पे जुड़ गए भगत सिंह, अंडर भगत सिंह, सुखदेव एंड अदर्स. दे अडोप्टेड सोशलिज्म एज इट्स गोल. ठीक, Bhagat Singh's own views evolved over time, and he came to the conclusion that Marxism and popular broad-based mass movements were the right road to revolution. आहिस्ता आहिस्ता मार्शियन थ्योरी को भी उन्होंने फॉलो किया ओवर द टाइम. ठीक है, और उन्होंने ये बोला कि अगर रिवॉल्यूशन, राइट रोड टू रिवॉल्यूशन कुछ है तो वो मार्शियन थ्योरी. आई होप यू नो व्हाट इज मार्शियन आइडियोलॉजी, not individual heroic action. His thoughts of revolution were thoughts of freeing of peasants not only from foreign yoke but also from landlords and capitalists. Great revolutionary socialist Bhagat Singh was secular and propagated that the feeling of tolerance. Tolerance को भी वो सपोर्ट करते थे, religious tolerance. उन्होंने ज्यादा से religion में ज्यादा वो चीज नहीं किया था. They advocated abolition of capitalism and class domination. जाहिर सी बात है, बिकॉज वो मार्शियन थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं तो कैपिटलिज्म को वो सपोर्ट नहीं करेंगे. And saw the importance of freeing people from bondage of religion and superstition. So ये ओवरऑल थियोरी था, क्योंकि ये 150 वर्ड का है. सो हमको बहुत ही कॉन्साइज करके इस आंसर को लिखना है, सारे पॉइंट्स करना है, उनका इतने सारे के बारे में भी लिखना है. उनका जो सेक्युलर थॉट था, कैपिटलिज्म के खिलाफ था, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कल्मिनेट एंड राइट इट इन वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स. ठीक, फाइन, नेक्स्ट. ओके, अब क्वेश्चन ज्योग्राफी का है. देखो यहाँ पे जो ज्योग्राफी क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे यू नीड टू डू डायग्राम्स. ठीक है, खास करके जो ज्योग्राफी क्वेश्चंस है मेंस में लगभग 3 से 4 से 5, 3 to 5 क्वेश्चन यू कैन गेट फ्रॉम ज्योग्राफी. ठीक है, बेसिक ज्योग्राफी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं आता है. अगर आपने अराउंड 25 से 30 क्वेश्चंस भी अगर करके जाओगे, वहां से आने का चांसेस होता है. ठीक है, सो मेजर हॉट डेजर्ट्स in northern hemisphere are located between 20 degree to 30 degree north latitude. So इस क्वेश्चंस पे जो डायग्राम बहुत जरूरी हो जाता है. ठीक है, क्यों? वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स में है. ठीक है, फाइन. द हॉट डेजर्ट लाइन द हॉर्स लैटिट्यूड, यहाँ पे आप हॉर्स लैटिट्यूड को दिखा सकते हैं.
और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स। पहले तो डायग्राम चाहिए, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस के लिए प्रॉपर डायग्राम होना जरूरी है। आप अगर 2-3 मिनट डायग्राम पे देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड का जो डेजर्ट डायग्राम है, यहाँ पे सहारा डेजर्ट हो गया, अटाकामा डेजर्ट हो गया, ठीक है, अरेबियन डेजर्ट हो गया। तो ये सब क्योंकि वहां पे कोल्ड करंट का भी इफेक्ट रहता है, सो इसलिए कोल्ड करंट के भी आप यहाँ पे पेरू करंट हो गया, कैलिफोर्नियन करंट हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जितना भी करंट्स है, ऐसा नहीं कि सारे चीज का लिखना है, लेकिन ओवरऑल आइडिया आप देख ही सकते हैं, ठीक है। हेडली सेल का भी यहाँ पे जरूरी है, यहाँ पे हेडली सेल का एग्जांपल एक डायग्राम दे सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, एयर expands and rises at the equator, but at 30 degree north this air starts descending towards the earth। तो ये एक क्लोज लूप ऑफ एयर सर्कुलेशन बनाता है, जिसको हम बोलते हैं हेड साइकिल, जो कि हमने यहाँ पे एक डायग्रामेटिक फॉर्मेट, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक। देयरफॉर लैटिट्यूड्स जो कि 20-30 डिग्री नॉर्थ आर ड्राई। Now, these deserts are formed on the western side of the continents which exhibit cold ocean currents. Air flowing over these currents also lose their moisture in the sea and reach dry on the land. तो एक concept हम ये दे सकते हैं। Further, western side often have high mountains। ये और एक पॉइंट है, एक हो गया करंट का, एक हो गया हाई माउंटेन्स का, which block the moisture carrying winds, and leeward side, and the leeward side is just a desert। तो यहाँ पे ये डायग्राम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ये डायग्राम आपने डेजर्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी इफ यू हैव टाइम यू कैन डू। एग्जांपल अरेबल इज इन थार डेजर्ट, रॉकीज इन वेस्ट नॉर्थ अमेरिका, वहां पे जो हमने डायग्राम पे पीछे किया था। ऑफशोर और एक पॉइंट है, ट्रेड विंड्स का भी पॉइंट, बेसिकली 3 पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है ऑफशोर ट्रेड विंड्स ब्लोइंग इन द रीजन शेड देयर मॉइस्चर ऑन द ईस्टर्न पार्ट एंड बिकम ड्राई बाय द टाइम। जब वो वेस्टर्न तक पहुंचते हैं तब तक मॉइस्चर खत्म हो जाता है, ठीक है। दस मेजर हॉट डेजर्ट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लाइक थार डेजर्ट, सहारा मोहावे नॉर्थ अमेरिका में, फिर अरबियन डेजर्ट्स आर लोकेटेड बिटवीन 20 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंटिनेंट। एक हैडली सेल का पॉइंट दे दिया, ठीक है। एक ओशन करंट का दे दिया, ठीक है। ऑफशोर ट्रेड विंड्स का दे दिया, ठीक है, और लीवर्ड साइड का दे दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में 4 डायमेंशन और 4 कीवर्ड्स याद करके जाना, उसी को एक्सप्लेन करना है 2-2 लाइन, और एक डायग्राम पे आपका काम बन जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, what are the important geomorphological features found in Indian river valley plains। तो ये भी क्वेश्चन डिमांड करता है कि एक डायग्राम हो। सो इंडियन रिवर वैली प्लेन्स, जैसे कि गंगा वैली प्लेन्स हो गया, नर्मदा वैली प्लेन्स हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, दे फॉर्म मोस्ट ऑफ द जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो पहले तो डायग्राम, ठीक है, ये सब आपको पता ही होगा, हम एनसीईआरटीज में पढ़ते हैं यार, बेसिक जीसी लेवल में भी है, भांगर खादर ये सब। देखो ये डायग्राम के लिए आपको थोड़ा लाइक प्रॉपर बुक से, एक बार प्रॉपर बुक से देख के एक बार डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। स्पॉट पे ऐसे डायग्राम बिना प्रैक्टिस का नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो जो एटलीस्ट मेरे टेस्ट में जो जो क्वेश्चंस हैं, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो वहां का डायग्राम एक बार अपने रफ नोट्स पे बना के रेडी रखिए, सो दैट एग्जाम के दिन डायरेक्टली प्रॉब्लम ना हो। आप अगर 5-6 मिनट डायग्राम बनाने में लोगे तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे 20 क्वेश्चंस। तो पहले से रेडी होना जरूरी है, ठीक है। तो भाबर, टेराई, खादर, ये सब ऑक्सबोल लेक, मियंडर्स, ये सब डेल्टा, ये सब इसी का पार्ट है, जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स इन रिवर प्लेन्स। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैव 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स, भाबर हो गया, टेराई हो गया, अलुवियल प्लेन्स हो गया। ओके, तो एक एक लाइन आप लिख सकते हैं इनके बारे में। Alluvial plains are further classified into Khadar and Bhangar. So Bhabar belt में 8 to 10 kilometer wide is a narrow belt adjacent to the Shivaliks, made up of pebbles.
टेराई बेल्ट साउथ उसके नीचे में है, साउथ ऑफ द भाबर, स्वाम्पी एंड मार्शी प्लेन कॉल्ड टेराई. मोस्ट ऑफ द रिवर्स री emerge फ्रॉम हियर, composed of न्यू एलुवियम. भांगर ये ओल्ड. ठीक है. टेरेस लाइक फीचर लेस प्रोन टू फ्लडिंग एंड लेस फर्टाइल एज वेल. ठीक है, लेस फर्टाइल है. खादर न्यू एलुवियम है, फ्लड जोन प्रोन टू फ्लडिंग बट वेरी फर्टाइल. यहाँ पे फ्लडिंग ज्यादा होती है पर यहाँ पे फर्टाइल बहुत है. एंड इट इज वेरी, क्योंकि ये फर्टाइल है सो इट इज वेरी आइडियल फॉर कल्टीवेशन. फाइन. ठीक है. सो ब्रह्मपुत्र प्लेन इज नोन फॉर द रिवर आइलैंड्स मजूली, एंड डाल लेक ऑफ कश्मीर इज फेमस फॉर ऑक्स बोले. तो यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल भी अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो बेटर रहता है. तो यहाँ पे डायग्राम भी हो गया. ठीक है, ये आपने डायग्राम बना दिया, एक्सप्लेन कर दिया. ओके. फिर आपने एग्जाम्पल ऑक्सबो लेक का भी एग्जाम्पल दे दिया, यहाँ पे कश्मीर का दिया एंड मजुली आइलैंड का भी दिया. फिर मियांडरिंग भी है, मियांडरिंग ऑफ रिवर, रिवर से लैंडस्केप एसोसिएटेड विद मैच्योर स्टेजेस में होता है एंड फॉर्म ऑफ वाइंडिंग ऑफ रिवर फ्लो इन मोस्ट ऑफ द प्लेन्स ऑफ वैली. डेल्टा भी दे सकते हैं. डेल्टा हम सबको पता है, इंपोर्टेंट लैंडफॉर्म दैट अकर्स एट द रिवर के माउथ में होता है, वेयर द रिवर एंटर्स, जहां पे वो ओशन को एंटर करता है. सुंदरबन डेल्टा का नाम दे देंगे. So floodplains are thus major landform of river deposition, which with their fertile alluvial soil cover supports a variety of crops like क्रॉप्स का नाम दे सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक एड ऑन अगर कर सकते हैं, अगर पूछेगा कि इंपोर्टेंस एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ रिवर प्लेन्स, यहाँ पे तो जरूरी नहीं है लिखना, बट फिर भी इफ यू गेट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन की थोड़ा बहुत इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी लिखिए, तो यहाँ पे यू कैन पुट दिस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. ड्यू टू फर्टाइल सॉइल and favorable climate, one of the oldest civilization, Indus Valley civilization, established on the banks of river Indus. तो यहाँ पे एक ancient perspective में दे रहा हूँ. A region of political power, most of the political capitals of the country have been established in these plains. Delhi, Patna, ये भी मैं कहीं ना कहीं ancient, medieval plus modern एक historical aspect दे रहा हूँ. मेडिसिनल हर्ब्स मिनरल्स का साइट है ये. टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है बिकॉज ऑफ फेमस पिलग्रिमेज ऑफ वेरियस रिलीजन्स. सर्व एज द फूड बास्केट ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड्स ग्रेट एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स. फोकस ऑन इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटीज भी यहाँ पे काफी होता है. फ्लैट सरफेस रेंडरिंग पॉसिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवेज, navigable inland waterways which promote trade and commerce. पेरिनियल रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो यहाँ पे हम पिसिकल्चर के साथ भी लिंक कर सकते हैं. सो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी अगर पूछेगा, दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू, और यू कैन ऐड ऑन दीज पॉइंट्स. ठीक. ओके. द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स एग्जिबिट्स यूनिक पोजीशन एंड फीचर्स विल लीड टू बूस्ट इन इंडियन इकोनॉमी. तो एक वन लाइन आप एंड में कंक्लूड कर सकते हैं. ओके. लास्ट क्वेश्चन टेस्ट नंबर 7 का. दिस क्वेश्चन 150, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन लिखा भी नहीं था. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड रीजनल बाउंड्रीज नीड टू बी को टर्मिनस और नीड टू बी सेम. क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू अग्री? सो पहले ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है. आज के डेट में बहुत सारे ऐसे चीजें हो रही हैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज को लेकर जो प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जांपल्स, इंडिया डोमेस्टिक एग्जांपल्स प्लस इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं. ये आपका GS 1 में आ सकता है, GS 2 में आ सकता है, GS 3 में भी आ सकता है. कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि काफी कॉमन है. 1 में भी पूछा जा सकता है, 2 में भी पूछा जा सकता है, 3 में भी पूछा जा सकता है. ये उनमें से एक क्वेश्चन है. सो पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ एनी रीजन इज डिटरमिन्ड लीगली. ठीक है. while रीजनल और टेरिटोरियल बाउंड्री इज डिटरमिन्ड कीपिंग इन माइंड वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि हिस्टोरिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, रिलीजियस फैक्टर, लिंग्विस्टिक फैक्टर. जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया. ठीक है. टेरिटोरियल बाउंड्री जैसे कि हमारा साउथ में हो गया, पहले तो डिवाइड नहीं हुआ था, बाद में डिवाइड हुआ. कीपिंग इनटू कंसिडरेशन द कल्चरल फैक्टर, लैंग्वेज को लेकर डिवीजन हुआ है. ठीक है. सो पॉलिटिकल एंड रीजनल बाउंड्रीज इज को टर्मिनस. कैसे?
Regional factors act like unifying feature. They provide relatedness, they reduces the conflicts, and they also increases socio-religious bonding. For example, demarcation of states in India on linguistic basis. ठीक है, तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया. If regional and political boundaries are not the same, then it sometimes create a feel of isolation and discrimination. जैसे कि violence in north states for the formation of separate Naga state. ठीक है. Even internationally, एक एग्जांपल देंगे. Internationally too, the conflict between Israel and Palestine movement of Kurdish people of West Asia for separate independent countries show that there needs to be overlapping of the regional and political boundaries. However, sometimes this coterminous nature also acts as an inhibiting factor for the unity of the country. जरूरी भी, ये भी एक पॉइंट है. देखो, दो तरफा आंसर लिखना है, ऐसा नहीं कि आप एक चीज को लिखेंगे, बिकॉज एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. हर चीज का दो पहलू होता है. So sometimes this coterminous nature also acts as inhibiting factor for the unity of the country. और region as its first regionalism को भी promote करता है. अगर पूरा आज हम उसको अगर अलग से फ्यूचर पे वो डिमांड करते हैं कि हमको इंडिपेंडेंस भी चाहिए, which is against the unity of the country. ठीक है. लाइक कॉज ऑफ मराठा और तमिल सुपीरियरिटी अगेंस्ट नॉर्थ इंडियंस इन महाराष्ट्र. बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो. ठीक है. सो it has to be realized that in the age of globalization, with the movement of people around the world, the regional factors has been reduced आज के डेट में. So the political and regional boundaries should be kept the same, subject to the administrative convenience and economic viable. तो यहाँ पे जो एंड में एक आप सॉल्यूशन दे रहे हो, ठीक है, आप कीजिए, लेकिन देर इज ऑलवेज सम कंडीशंस. द कंडीशन इज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए आप कीजिए, नो इश्यू. बिकॉज ऊपर हमने प्रॉब्लम्स लिखा है, ये सब प्रॉब्लम्स लिखा है हमने. प्लस अगर इकोनॉमिक, बिकॉज डेवलपमेंट इज नीडेड, राइट, अगर इकोनॉमिक वायबिलिटी हो रही है तो फिर इट्स ओके. ठीक है. सो ऐसे आंसर लिखे आप एंड करो. तो अपना आंसर भी लिख सकते हैं, बट मोर ऑल्सो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है. तो आप आंसर के बीच में, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस में आंसर के बीच में ही और पूरा आप एग्जाम्पल को ही अपना आंसर बना सकते हैं. तो एग्जाम्पल दे के ही ये आंसर बना है. अगर ऊपर देखोगे, द एग्जाम्पल के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ किया है, थ्रू द दो साइड कि हाँ ये एक अच्छा चीज है, हाँ ये कोटर्मिनस नहीं होना चाहिए. फिर फाइनली हम बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, आज के डेट में ये जरूरी भी है, बट सब्जेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी. ठीक है, फाइन. ओके. और एक ज्योग्राफी क्वेश्चन, ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन एल नीनो इस बार न्यूज में बहुत न्यूज में है. फॉर एग्जांपल, इस बार इंडियन एक्सप्रेस में काफी बार ये आया है, तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर. कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ पे भी डायग्राम की जरूरत होगी. एल नीनो एंड ला नीनो, what are these events and why does the Pacific Ocean witness them, and why do these events in far away Pacific influence rainfall over India, how do El Nino and La Nina contribute to climate change. तो पूरा का पूरा टॉपिक 250 वर्ड्स में, पूरा ये दो टॉपिक हम जब भी पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए, ये सब पढ़ते हैं, तो उसी सबको लिखना है. ठीक है, दो दो लाइन में डायग्राम करके. और 250 वर्ड से तो मैक्स टू मैक्स आपको 3 पेज ही मिलेंगे. आपका आधा चीज तो डायग्राम में चला जाएगा. ठीक है. सो पहले तो आप ये डायग्राम कर सकते हैं घर पे प्रैक्टिस. यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस डायग्राम. ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए. डायग्राम में अगर आप 5-10 मिनट लोगे तो आंसर नहीं लिख पाओगे. सो जो ये फेनोमेनन यहाँ पे होती है, साउथ अमेरिका पेरू से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, और यहाँ पे इंडिया में इफेक्ट आती है, तो वो पूरा डायग्राम आपको यहाँ पे करना है. ठीक है, एक समझ जाओ, दूसरा इजी हो जाता है, और या फिर उसका उल्टा होता है. La Nina, the cool phase, is the abnormal cooling. It is the abnormal cooling of sea surface waters in the equatorial Pacific Ocean. ठीक. It happens when there is high pressure near Peru.
पेरू पे जब हाई प्रेशर होता है तब होता है स्ट्रॉन्गेस्ट कोल्ड पेरू करंट मूव टुवर्ड्स वेस्टर्न पैसिफिक पुल ओवर ऑस्ट्रेलिया, वहां तक पहुंचते हैं. विद द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स मोर रेन अकर्स ओवर ऑस्ट्रेलिया लीडिंग टू हेवी फ्लड्स. ठीक है. तो ला नीना का उल्टा है एल निनो, यहाँ पे लिखा नहीं है बट आप यहाँ पे सेम चीज को उल्टा करके एक्सप्लेन कर सकते हैं. या फिर अगर आपके पास वर्ड वर्ड लिमिट नहीं है या फिर आपका डायग्राम में ज्यादा हो गया तो वाइस वर्सा लिख दो, कोई इशू नहीं है. ठीक है. सो पैसिफिक ओशन एंड एल निनो ला नीना का क्या है. पैसिफिक इक्वेटोरियल रीजन रिसीव्स मोस्ट ऑफ द सनलाइट anywhere on the earth which leads to quite warm sea surface temperature. पैसिफिक का जो इक्वेटोरियल रीजन होता है वहां पे सबसे ज्यादा सनलाइट मिलता है जिसकी वजह से सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है. ठीक है. बिकॉज ऑफ एटमोस्फेरिक कंडीशंस there occurs difference in sea level air pressure over the western and eastern side of the Pacific Ocean. जो डिफरेंस होता है वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड में, तो उसी फेनोमेनन को बोलते हैं एल निनो साउदर्न ऑसिलेशन, और जिसको एनसो बोलते हैं. Thus, the play of oceanic and atmospheric conditions with trade winds produce the playground of El Nino and La Nina in Pacific Ocean. अब इंडिया में रेनफॉल का भी इफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस. ओशन currents, surface temperatures, trade winds, air circulation in loop affects Australia, Indonesian coast, which impact neighboring regions, thus affecting Indian monsoons as well. ठीक है. क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या है. They do not alter the overall heat in the planetary system but do influence how much of it gets sunk in the ocean. ओवरऑल हीट जो प्लानिटरी सिस्टम का तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं. ला नीना एब्जॉर्ब्स सम ऑफ द हीट. ठीक है. कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. एल निनो वर्क्स इन ऑपोजिट, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. और जब हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो जाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग को एक्सिलरेट करेगा. ठीक है. क्लाइमेट चेंज के बारे में पूछा, हम 2 लाइन में लिखेंगे. ठीक है. दस द रिवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंसो इज नॉट क्लियर येट. देखो, जो इनका जो इफेक्ट है अभी तक इतना ही इफेक्ट है, अभी भी इनके ऊपर चल रहा है काम, मतलब जो रिसर्च वगैरह होता है. तो एनसो के ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट है वो हमको पता नहीं है. एनसो का क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या इफेक्ट है हमको पता है. ठीक है. क्लाइमेट चेंज मतलब ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर क्या है, इसका रिवर्स क्या है अभी तक क्लियर नहीं है. सो ये है टोटल आपका जो एनसो. कुछ टॉपिक्स में बता दूंगा, अभी आप लिख दो सो दैट आपका काम बन जाएगा जो मेंस लिख रहे हैं. खास करके ज्योग्राफी टॉपिक बता देता हूँ प्योरली फॉर GS1. ठीक है. ऑप्शनल के लिए नहीं, GS1 पे 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 मैक्स मैक्स 5 नहीं तो 4 क्वेश्चन आएंगे. ठीक है. एक हो गया ये जो एल नीनो एंड मिसलेनियस ला नीना, ये पे सब आ जाएगा, ये सब एक ही क्वेश्चन पे डायग्राम के साथ. ठीक है. मॉनसून, प्योर हमारा जो मॉनसून है. थर्ड थर्ड आ जाएगा जितने भी जियो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, रिवर फॉर एग्जांपल रिवर प्लेन जो हमने किया है वो आ सकता है. फ्लड्स, फ्लड्स में जब पढ़ोगे क्यों होता है, इंडिया का क्या सिचुएशन है और क्या आगे हो सकता है, पूरा का पूरा टॉपिक फ्लड्स में करोगे. फिर अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में क्या करोगे, 2 कर देना, एक है इंडिया स्पेसिफिक और एक है इंटरनेशनल. बाहर इंटरनेशनल का क्वेश्चन पूछ चुका है, जो रिंग ऑफ फायर जो है, तो आई थिंक लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है. तो इंडिया पे, इंडिया का स्पेसिफिक कर लेना. और एवरी क्वेश्चन नीड्स डायग्राम. ठीक है. सिक्स्थ अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स, और क्या है, थोड़ा इंडियन ओशन रीजन स्पेसिफिक कर लेना. इंडियन ओशन रीजन स्पेसिफिक जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स है उसको कवर करो.
डेजर्ट का हो गया, ओशन करंट्स कर लेना थोड़ा, चांसेस कम है लेकिन फिर भी। और कुछ टॉपिक्स है, एनीवन? किसी को अगर कोई टॉपिक याद आ रहा है तो अभी शेयर करो। सुनामी एक टॉपिक है। इंडियन ओशन डाइपोल, ये भी कर लेना। ओके। और क्या है? बाकी बेसिक क्लाइमेट चेंज, वो तो हम एनवायरमेंट में भी पढ़ते हैं। बेसिक क्लाइमेट चेंज जो कि हम GS 3 का जो टॉपिक है वो GS 1 में भी आ सकता है, बेसिक। ठीक है। इतना टॉपिक्स के लिए यहाँ से एक दो क्वेश्चंस आने का चांसेस ज्यादा रहता है व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी। ठीक, फाइन।